Hello, students, and welcome to Prep IAS. I'm Shubhangi Sharma, your faculty for History and Culture. Students, as a part of this particular series, we are conducting a crash course for your UPSC CSE prelims. And the topic for this particular lecture is going to be Rise of Nationalism and the Indian National Congress. And the phase that we are going to study about is the moderate phase that corresponds to the year 1885 to 1905. यहाँ पे स्टूडेंट्स हम इस पर्टिकुलर लेक्चर से फ्रीडम स्ट्रगल की शुरुआत कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि कैसे 19th सेंचुरी के अंदर हमारे देश में नेशनलिज्म का उदय होता है और उसके तहत बहुत सारी पॉलिटिकल एसोसिएशंस बनती है जिनका कल्मिनेशन होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ, जो अब फ्रीडम स्ट्रगल को आगे लेकर जाएगी और ब्रिटिशर्स को हटाने में सक्सेसफुल रहेगी फाइनली। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि भाई ऐसा क्या हुआ 18th सेंचुरी के अंदर, लेट 18th सेंचुरी के अंदर, कि भाई इंडिया के अंदर नेशनलिज्म का जो आइडिया है, नेशनलिज्म की जो आइडियलिज्म है ऑल टुगेदर, वो पॉपुलर हो गई और लोग इससे एसोसिएट करने लगे। सो बेसिकली स्टूडेंट्स आप देखेंगे जब कॉलोनियल्स इंडिया में आते हैं तो कई ऐसे फैक्टर्स उन्होंने खुद ही हमें गिफ्ट में दे दिए जिनकी वजह से नेशनलिज्म का उदय होता है। नेशनलिज्म टर्म की अगर हम बात करें तो इसका मतलब सिंपली ये होता है दैट वी ग्रो अटैचमेंट और वी शेयर अ कॉमन आइडेंटिटी थ्रू थ्रू अ लैंड ऑल टुगेदर। तो हमें एक जगह से और वहाँ के लोगों से अफिनिटी है और वो अफिनिटी जो है वो हम नेशनलिज्म के थ्रू एक्सप्रेस कर रहे हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, बहुत सारी चीज़ें तो ऐसी हैं जो कॉलोनियल्स ने हमें गिफ्ट में दी है जिनकी वजह से नेशनलिज्म का इंडिया में उदय होता है। फॉर इंस्टेंस स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि हमको ब्रिटिश इंपीरियलिस्ट पॉलिसीज जो हैं, ठीक है, ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसीज हमारे प्रति रही, चाहे वो अनेक्सेशन की थी, चाहे वो इकोनॉमिक पॉलिसीज थी, वो इतनी ब्रूटल थी, इतनी ऑप्रेसिव थी ऑल टुगेदर कि इंडिया के लोग आपस में यूनाइट होने लगे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट और इनको एक कॉमन एनिमी की तरह देखने लग गए। मोर ओवर स्टूडेंट्स, हमने अपने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था कि 19th सेंचुरी के अंदर सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स हुए थे। ये जो रिफॉर्म्स हैं इनको इंडियन रेनेसॉ यानी इंडिया के अंदर कल्चरल रीबर्थ भी माना जाता है, जिसके तहत हम देखते हैं कि इतने सारे सोशल रिफॉर्मर्स आगे आते हैं और समाज के जो इविल्स हैं उनको हटाने की कोशिश करते हैं और इसके तहत वो बहुत हद तक ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट यूनाइट भी हो जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि 19th सेंचुरी के अंदर ग्लोबल लेवल पर कुछ ऐसे फिनोमेनाज हो रहे हैं जो कि हमारी एजुकेटेड जो क्लास है, जिसको हम मिडिल क्लास इंटेलिजेंसिया बोलेंगे, उनको बहुत ज़्यादा इंस्पायर कर रहे हैं और लोगों के अंदर नेशनलिज्म का सीड सो कर रहे हैं। फॉर इंस्टेंस स्टूडेंट्स आप देखेंगे हमारे पास में एक मेजर ग्लोबल फिनोमेना है फ्रेंच रेवोल्यूशन। ये 19th सेंचुरी में नहीं हुआ तो ये काफ़ी पहले है, लेकिन जब ब्रिटिशर्स इंडिया के अंदर आते हैं और वो हमें इंग्लिश एजुकेशन से इंट्रोड्यूस कराते हैं, वेस्टर्न लाइब्रेरी से, वेस्टर्न किताबों से इंट्रोड्यूस कराते हैं, उस समय हमें ये फ्रेंच रेवोल्यूशन के आइडियाज़ जैसे कि लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी, इस तरह के आइडिया से जो है इंडिया के लोग वाकिफ होते हैं और इनसे काफ़ी इंस्पायर होते हैं। ये जो आइडियल्स हैं ये हमें नेशनलिज्म की तरफ ड्रॉ करते हैं एंड दैट इज़ वाई वी ट्राई एंड यूनाइट आवरसेल्व्स अगेंस्ट द ऑप्रेसिव रूल ऑफ द ब्रिटिशर्स। मोर ओवर स्टूडेंट्स आप देखेंगे जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आते हैं तो उसकी वजह से काफ़ी सारे सेगमेंट्स के अंदर मॉडर्नाइजेशन होता है, चाहे हम ट्रांसपोर्ट की बात करें, चाहे हम इंडस्ट्रीज़ की बात करें। ये जो मॉडर्नाइजेशन कर रहे हैं ब्रिटिशर्स, ये इंडियंस के लिए नहीं कर रहे हैं, ये खुद के लिए कर रहे हैं जिससे कि ये ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सके, नंबर वन, और सेकेंड जिस वजह से ये इंडिया में प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल रख सके। हाउएवर स्टूडेंट्स, इस मॉडर्नाइजेशन के प्रोसेस के तहत हम देखते हैं हमारे को एज इंडियंस भी बहुत ज़्यादा फायदा हो जाता है बिकॉज वी यूज दिस मॉडर्न टेक्निक्स अगेंस्ट देम सो दैट वी कैन थ्रो देम आउट ऑफ अवर कंट्री एंड देयर ऑप्रेसिव रूल. So here students, these are some of the major factors that are helping us understand about the concept of nationalism and bring it into the political landscape of India. Here students, you will see that the policies of Britishers were specifically targeting to exploit India's economy.
यहाँ पर ये लोग क्या कर रहे थे, जान के इस तरह का लैंड रेवेन्यू रखना कि भाई लोगों से ज़्यादा टैक्सेस एक्सट्रैक्ट किए जा सकें, ट्राइबल्स की फॉरेस्ट लैंड पे इंक्रोच करना, फॉरेस्ट प्रोड्यूस के ऊपर मोनोपोली कर लेना, ये सारी चीज़ें जो थी ये इंडिया को इकोनॉमिकली बैकवर्ड बना रही थी। और ये एक मेजर कारण रहा जिसकी वजह से हम देखते हैं कि सब लोग कॉलोनियल्स के अगेंस्ट इनको एक कॉमन एनिमी की तरह देखने लगते हैं और अपने आप को यूनाइट करते हैं सो दैट दे कैन फाइट अगेंस्ट देम। ये सारा जो बैकग्राउंड है स्टूडेंट्स, आप देखेंगे इस बैकग्राउंड के तहत हमारे को नेशनलिस्ट मूवमेंट को एक पुश देने का मौका मिल गया। ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स कंबाइंड हैव इन सम डिग्री और अदर इन्फ्लुएंस्ड आवर कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनलिज्म एंड हेल्प अस यूनाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश फोर्सेस। इनको स्टूडेंट्स थोड़ा सा इलेबोरेट करके देखते हैं कि भाई ऐसा क्या रहा, ब्रिटिशर्स की ऐसी क्या पॉलिसीज थी जिनकी वजह से हमारे को फायदा हुआ और हम नेशनलिज्म की तरफ ड्रॉ होने लगे। बेसिकली स्टूडेंट्स जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आते हैं तो हम देखते हैं काफ़ी एंशंट पीरियड अगर आप हटा दें तो काफ़ी लंबे समय बाद कोई ऐसी सेंट्रलाइज्ड पावर आती है जो लगभग पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट को कैप्चर कर लेती है। So here students, as the heading suggests, in the colonial rule we were successful in achieving political, administrative and economic unification after a very long time. In this context students, you will see that the rule of Britishers was surpassing the entire Indian subcontinent. In that context it was extending from the Himalayas to the north of the Cape Comorin in south, and in northeast we are reaching as far as Assam, and in the east we are reaching, and in the northwest area we are reaching as far as Khyber Pass. I have also put down a map here. The entire brown part is something that is part of British India, and as you can see students, they were successful in capturing almost the entire Indian subcontinent and put it under a single administrative system, and this is happening after a very long time in India. As a result, students, you will see due to this centralized administration and the development of communication and transportation, we Indians also used it equally to our advantage in order to spread the ideas of nationalism and help people unite against the oppressive policies of the Britishers. इन दैट कॉन्टेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम देखते हैं जो इतना बड़ा एरिया हम मैप के ऊपर देख रहे हैं इसको ब्रिटिशर्स ने मेजरली दो टाइप में डिवाइड कर रखा था। या तो इनके पास में डायरेक्टली एडमिनिस्टर्ड प्रोविंसेस थी जिनमें हमारी 3 प्रेसिडेंसीज आ गई और हमारी प्रोविंसेस हो गई। उसके अलावा जिन एरियाज के अंदर इन्होंने डायरेक्ट रूल नहीं एक्सटेंड कर रखा था, जिनको इन्होंने प्रिंसली स्टेट्स डिक्लेयर कर रखा था, वहां पर भी आप देखेंगे इनडायरेक्टली रूल तो इन्हीं का था। As I've told you students, this unification was not something that they were doing for Indians. This was something that they were doing for their own administrative convenience. Moreover, the transportation, for that matter, the railways were something that were introduced by the Britishers specifically in order to have a great military defense all over the territories of India. And all of these things were done for economic penetration and commercial exploitation. तो यहाँ पे ये जो भी चीज़ें इन्होंने हमें दी है कोई तोहफे के तौर पे या हमें अपलिफ्ट करने के लिए नहीं दी थी, ये सब इसलिए दी थी कि इंडिया को किस तरह से प्रॉपरली गवर्न किया जा सके जिससे इसको इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट करके हम इंग्लैंड कितना ज़्यादा पैसा भेज दें। और इस वजह से स्टूडेंट्स हम देखते हैं ये यूनिफिकेशन इन्होंने किया, लेकिन इसका फायदा जो है नेशनलिस्ट्स भी उठाएंगे और आगे जाके फ्रीडम स्ट्रगल में इन सारे पॉइंट्स का बहुत बड़ा रोल रहने वाला है। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स, आप देखेंगे कि इस यूनिफिकेशन की वजह से हम देखते हैं कि हमारे पास में 2 टाइप के इम्पैक्ट आ रहे हैं। नंबर 1, लोगों का इकोनॉमिक फेट जो है, डिफरेंट रीजन्स का इकोनॉमिक फेट एक दूसरे से मिल चुका है। कैसे? एक जगह पर अगर क्रॉप फेलियर होगा तो आप देखेंगे कि प्राइसेस और सप्लाई दूसरे रीजन्स के अंदर भी इम्पैक्ट हो रही है, और इस वजह से हम देखते हैं ये जो यूनिफिकेशन है इसमें वेदर इट इज एनी काइंड ऑफ एडवांसमेंट और वेदर इट इज काइंड ऑफ अ कैटास्ट्रफी, इट इज समथिंग दैट विल इम्पैक्ट द इंटायर इंडियन सबकॉन्टिनेंट, एंड दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन्स व्हाई देयर इज rise of nationalism and people are getting more and more aware why do we need to unite against these colonials and fight against them. Moreover students, one biggest boon that was given by Britishers to us was the modern means of transport and communication. इस कॉन्टेक्स्ट में हम देखते हैं कि इन्होंने रेलवे
पोस्टल सिस्टम, टेलीग्राफ, ये सब चीज़ों को इंट्रोड्यूस करवाया। और ये जो चीज़ें हैं स्टूडेंट्स, इन्होंने हमें एक दूसरे से अपने आइडियाज़ को शेयर करने में, लोगों को यूनाइट करने में, अलग अलग जगह जो लीडर्स बन रहे हैं वो एक दूसरे के साथ आइडियाज़ एक्सचेंज कर सके, इन सब के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प किया है। फॉर दैट मैटर स्टूडेंट्स, even the press is something that was very beneficial. The vernacular press was something which was a driving force behind mobilizing people during the freedom struggle. यहाँ पे स्टूडेंट्स हम देखते हैं इन सारे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन जो हैं, इन्होंने हमें पॉलिटिकल आइडियाज़ के एक्सचेंज में, मास मोबिलाइजेशन में, ऑर्गेनाइजेशन में और पब्लिक का एक ओपिनियन बनाने में अबाउट द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इश्यूज बहुत ज़्यादा हेल्प किया है। और इसी वजह से हम देखते हैं ब्रिटिशर्स ने जो चीज़ें अपने कन्वीनियंस के लिए करी थी वो हमें भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे जाती हैं। इसी के साथ स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आते हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर उनको इंडियंस की हेल्प चाहिए। उनके बिना, इतनी बड़ी पॉपुलेशन के बिना वो उनको कैसे गवर्न करेंगे। एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स, व्हाट डू दे हैव टू डू? दे हैव टू ट्रेन द इंडियंस इन द वेस्टर्न थॉट एंड वेस्टर्न स्टाइल ऑफ एजुकेशन. Now, this is something that was incorporated into the Indian educational landscape with the introduction of English education that was done by Thomas Babington Macaulay via his Minute of 1835. तो हम देखते हैं कि हमारे पास एक मकॉलेज माइन्यूट आता है 1835 का, जिसकी वजह से इंडिया में इंग्लिश एजुकेशन का इंट्रोडक्शन हो जाता है। जैसे ही हम देखते हैं इंग्लिश के अंदर हमारी इंटेलिजेंसिया जो है वो प्रॉपरली ट्रेन होने लगती है, दे स्टार्ट रीडिंग बुक्स विच इनफिल्ट्रेट देयर माइंड विथ द वेस्टर्न आइडियाज. वी आर स्टडिंग अबाउट द फ्रेंच रेवोल्यूशन, वी आर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द आइडियाज ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, we are understanding about the democratic model upon which the British system is governed, and all of these ideas that have infiltrated our mind are now making us see the real picture, wherein this small educated class is now going to unite the masses of the country by making them aware so as to what these Britishers are doing, how they are oppressing us, how they are exploiting us. Apart from that, students, you will see that the liberal and radical thoughts of European writers such as Milton, Shelley, John Stuart Mill, Rousseau, Voltaire, Paine, Spencer, all of these modern ideas, liberal ideas, were something that was again entering the mindset of the people who are getting educated in the Western style. And as a result, we were now yearning for democracy, for a secular model, and what nationalist ideas are. तो यहाँ पर ये वेस्टर्न थॉट और एजुकेशन ने हमारे को कुछ मॉडर्न आइडियाज से वाकिफ़ कराया, वेस्ट के अंदर क्या चल रहा है उन लिबरल आइडियोलॉजीज से हमें वाकिफ़ कराया। और इससे हम देखते हैं स्टूडेंट्स, जो हमारे पास एजुकेटेड क्लास आती है उनकी आंखों पे से पर्दा हटता है और वो समझने लगते हैं कि ब्रिटिशर्स क्या कर रहे हैं, और धीरे धीरे लोगों को मोबिलाइज वो करते हैं और उनमें नेशनलिस्ट आइडियाज़ को स्प्रेड करना शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया स्टूडेंट्स, ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन मेथड्स में हमारे पास जो एक बहुत बड़ा रूल रहा है वो प्रेस का और लिटरेचर का रहा है। आप देखेंगे दैट बाय 1877 as many as 169 न्यूज़पेपर्स वर बीइंग पब्लिश्ड इन वर्नाक्युलर लैंग्वेजेस। इन न्यूज़पेपर्स के अंदर कंसिस्टेंटली आर्टिकल्स छप रहे थे जो कि हमें बता रहे हैं कि कैसे ब्रिटिशर्स हमें एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, लोगों में जागरूकता लाने की कोशिश करी जा रही थी। मोर ओवर ये वर्नाक्युलर लैंग्वेजेस में है, इसलिए आप देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा मासेस इनको पढ़ पा रही थी। Apart from that, students, as I have told you, these articles were properly emphasizing upon the oppressive official policies, and people, the educated masses, were urging others to unite against the Britishers. And that is how you will see one after the other, all of these factors were helping us in understanding the idea of nationalism and moreover unite with each other to fight against this colonial force. इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखेंगे जो हिस्टोरिकल रिसर्चेज रही हैं उनका भी हमें खुद को रीडिस्कवर करने में, खुद के पोटेंशियल को समझने में बहुत बड़ा रोल रहा है। Now, how is that possible? As you can see, students, the colonials were very much interested in digging the past of India. As a result, there were many European scholars who had started doing historical researches, such as Max Muller,
then we have Roth, then we have Sassoon, and apart from that, many Indians also became very interested into researching about India's past. And as a result, we see the rise of Indian historical scholars such as R.G. Bhandarkar, R.L. Mitra, Swami Vivekanand, etc. And all of these people were now trying to create a new picture of India's past. In this context, students, when I had taught you about the Harappan civilization, the very first lecture that we had taken, the beginning of that lecture, I had told you that how the discovery of Harappan civilization was something that boosted the morale of Indians. I had told you about the story how Alexander Cunningham first visited the site of Harappa, but kind of diminished it, saying that it's barely 200, 300 years old. But later on, under John Marshall, we see more people reaching Harappa, and then we come to know that this particular civilization can be dated back to as long as 2900 BC, at least the mature period. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हड़प्पन सिविलाइजेशन का जब डिस्कवरी होता है तो इंडियंस को पता चलता है कि भाई हमारा जो पास्ट है वो इतना पुराना है. वी आर वन ऑफ द ओल्डेस्ट civilizations in the world. How dare these colonials call us barbaric people who have no culture, no civilization? History itself is revealing that we are one of the oldest people. Apart from that, students, the Aryan theories, the theory of the Indo-Aryan theory is something that again boosted the morale, wherein we were kind of tracing our ancestry from the Europeans. It was not something to be boasted about, but at that moment we felt very superior, and the racial complex that was introduced by the Britishers when they entered our country is something that was being broken down system by system via these historical researches, and as a result, it has a very important role, very immense contribution in the rise of nationalism, in the rise of pride towards India for us Indians. अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने देखा, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स, जिनको हम इंडियन रेनेसां भी बोलते हैं, जो कि 19th सेंचुरी में हुआ था. यहाँ पर हम देखते हैं सोसाइटी के अंदर रिफॉर्म्स हो रहे हैं जिसने इंडियन सोसाइटी को डिवाइड कर रखा था. जेंडर बेस्ड रिफॉर्म्स, कास्ट बेस्ड रिफॉर्म्स, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि हम एक ऊंचे और नीचे तबके के लोगों को साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं. ये सारा जो प्रोग्रेसिव कैरेक्टर था, इसकी वजह से हम देखते हैं लोग यूनाइट हो रहे हैं, चर्चा परिचर्चा कर रहे हैं और आपस में ये समझ रहे हैं कि भाई हमारा कॉमन एनिमी पहले ब्रिटिशर है. इसके अलावा स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि जब हम वेस्टर्न एजुकेशन से वाकिफ होते हैं तो हमारे यहाँ इंडियन सोसाइटी में एक नई क्लास उभर के आती है जिसे हम कहते हैं मिडिल क्लास इंटेलिजेंसिया. ये जो मिडिल क्लास इंटेलिजेंसिया है, दिस इज नथिंग बट द पीपल हु आर प्रॉपरली ट्रेन्ड इनटू वेस्टर्न एजुकेशन, एंड दीज वर द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ अर्ली पॉलिटिकल एसोसिएशंस एंड इवन द इंडियन नेशनल कांग्रेस. These people, although while admiring the Western culture, were also aware of the beauty of their own land and what Indian civilization was. And because of their highly educated manner of speaking, they were able to attract the masses, and soon this grew into a national movement. इसके अलावा स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि ग्लोबली, जैसा कि मैंने आपको बताया भाई, फ्रेंच रेवोल्यूशन तो हमें किताबें पढ़ के पता चल रहा है. इसके अलावा कंटेम्प्रेरी ऐसे ग्लोबल मूवमेंट्स चले जिन्होंने नेशनलिस्ट पढ़े लिखे जो लोग हैं खास करके उनको इन्फ्लुएंस किया कि भाई अगर इन देशों में ऐसा हो सकता है तो हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है. इस कॉन्टेक्स्ट में स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि बहुत सारी कंट्रीज जो हैं नेशनलिज्म के तहत, जैसे कि इटली, ग्रीस, आयरलैंड, इन्होंने अपनी नेशनल आइडेंटिटी खोजी. और हम देखते हैं कि हमारी जो एजुकेटेड मिडिल क्लास इंटेलिजेंसिया है वो इन सब को पढ़ के इंस्पायर हो रही है. इटली के अंदर स्टूडेंट्स, हम देखते हैं जो मूवमेंट चला है जिसको मजीनी गरिबाल्डी ने चलाया है, इनसे लीडर्स लाइक लाला लाजपत राय वर एक्सट्रीमली इंस्पायर्ड, और उन्होंने बोला अगर इनका यूनिफिकेशन हो सकता है तो हम क्यों पीछे रहें, और इस तरह के आइडियाज़ को इन्होंने मासेस के अंदर स्प्रेड किया है. मोर ओवर स्टूडेंट्स, अगर हम इंडियन नेशनल कांग्रेस के फॉर्मेशन की बात करें तो उसके कुछ डायरेक्ट इम्पैक्ट्स भी रहे हैं. ये सब तो इनडायरेक्ट हैं जो धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, मासेस को मोबिलाइज करने में हेल्प कर रहे हैं, उनका माइंडसेट चेंज कर रहे हैं. लेकिन कुछ ऐसे डायरेक्ट पॉलिसीज थे जो कि ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर लगाए, जो कि रिएक्शनरी थे. उनके ऊपर रिएक्शन आना बहुत ही ज़रूरी था और इनको हम डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस मान सकते हैं जिसकी वजह से इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन होता है.
यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि हमारे पास में इस टाइम पे जो गवर्नर जनरल या जो वाइसरॉय बैठे हैं, इनका नाम है लिटन। लिटन जो है स्टूडेंट्स, ये 1876 से 1880 तक इंडिया के गवर्नर जनरल की तरह सर्व करते हैं, वाइसरॉय ऑफ इंडिया की तरह सर्व करते हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में जब ये पावर में होते हैं तो ये कुछ ऐसी ऑप्रेसिव पॉलिसीज लगाते हैं ऑल टुगेदर, जिसकी वजह से इसको हम आग में घी की तरह यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को यूनाइट करने में और ज्यादा आसानी हो जाती है, क्योंकि आंख से दिख रहा है कि जो हमारा गवर्नर जनरल है, ये इंडियंस के हित में कुछ भी नहीं करना चाहता। और ये सारी चीजें जब मासेस के अंदर प्रीच करी जाती हैं तो वो इनके खिलाफ खड़े होने को तैयार हो जाते हैं। कुछ इनकी जो रिएक्शनरी पॉलिसीज थी स्टूडेंट्स, उसमें से एक है एज लिमिट कम करना। बेसिकली हमारा जो इंडियन सिविल सर्विसेज का एग्जाम है, इसको इस टाइम पर इंपीरियल सिविल सर्विसेज कहा जाता था। इसके अंदर जो मैक्सिमम एज लिमिट थी उसको रिड्यूस करके 21 से 19 कर दिया। यानी कि जो आप लास्ट सिविल सर्विसेज का एग्जाम दे सकते हो वो 19 ईयर्स की एज तक दे सकते हो। नाउ imagine, even in the contemporary times when we are preparing for UPSC, 19 years is probably the age when we start thinking कि चलो भाई यूपीएससी का एग्जाम दे देते हैं। यहाँ तो इन्होंने 19 पे उसको बंद कर दिया, खत्म, आपके चांस ओवर हो चुके हैं। मोर ओवर, ये जो एग्जाम होता था स्टूडेंट्स, ये इंडिया में नहीं बल्कि लंदन में होता था। इसके अलावा आप देखेंगे जो सिलेबस है वो पूरा वेस्टर्न एजुकेशनल करिकुलम पे था। आपको क्लासिकल यूरोपियन लैंग्वेजेस की नॉलेज होनी चाहिए, जैसे कि ग्रीक और लैटिन। और यहाँ पर इतना सब पढ़ना है, और उस पर भी आपकी जो मैक्सिमम एज है उसको मात्र 19 कर दिया। एंड दिस वॉज स्पेसिफिकली डन बाय लिटन टू मेक इट इम्पॉसिबल फॉर द इंडियंस टू compete in this exam. So this was something that created a reaction among the people of India, that they are deliberately doing such things so that we cannot rise to any position of power. Apart from that, students, you will see that in the year 1877, under the aegis of Lytton, a very grand darbar in Delhi was held. So basically, ये दिल्ली दरबार क्यों हुआ था, हम देखते हैं। हमारी इंग्लैंड की जो क्वीन है, क्वीन विक्टोरिया, इन्होंने टाइटल लिया था काइसरे हिंद का, काइसरे हिंद या फिर एम्प्रेस ऑफ इंडिया, इसका टाइटल लिया था इन्होंने 1 साल पहले। ठीक है, तो इन्होंने जब काइसरे हिंद या एम्प्रेस ऑफ इंडिया का टाइटल लिया था, तो इस इवेंट की खुशी में, इसको कमेमोरेट करने के लिए लिटन ने दिल्ली दरबार एक बहुत बड़ी ग्रैंड फीस्ट रखी। चलो भाई, सुनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्या दिक्कत है, कोई बड़ी पार्टी रख दी। हाउएवर स्टूडेंट्स, विल बी इम्पोर्टेंट टू नोट दैट ऑलमोस्ट ऑल द मेजर प्रोविंसेस ऑफ इंडिया, बीट यूनाइटेड प्रोविंसेस, पंजाब, बंगाल, बिहार, ऑल ऑफ दीज वर इन द ग्रिस्प ऑफ सीवियर फैमिन। भूखमरी चल रही थी, लोग लाखों की तादाद में रोज मर रहे थे। और इस टाइम के अंदर इन्होंने हमारे इंडियंस को मदद करने की जगह ये बड़ा ग्रैंड दरबार रखा है, जिसमें एक तरफ फीस्ट चल रही है। तो इंडियंस ये सब चीजें ऑब्जर्व कर रहे हैं और उन्हें रियलाइज हो रहा है कि ये हमारे हित में कुछ नहीं करेंगे। इसके अलावा स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि प्रेस का बढ़ता हुआ रोल देख के, जिसमें नेशनलिस्ट आइडियाज को प्रचार प्रसार किया जा रहा है, लिटन जो है एक बहुत ही खतरनाक एक्ट लेके आते हैं जिसका नाम है वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट। वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट जो है ये 1878 में पास होती है स्टूडेंट्स। ये इतनी हॉरिबल थी कि इसका निक नेम रखा गया गैगिंग एक्ट। गैगिंग एक्ट का मतलब जो गला घोट रही हो, उस तरह की एक्ट। वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट के अंदर स्टूडेंट्स, लिटन ने ये बोला कि कोई भी वर्नैक्युलर प्रेस को हम नोटिस देके कुछ ही समय के अंदर सीज कर सकते हैं, अगर हमें ऐसा लगा कि ये कोई भी चीज सही से पब्लिश नहीं कर रही है। ऐसे रेस्ट्रिक्शंस आप देखेंगे इंग्लिश प्रेस के ऊपर नहीं थे, ये स्पेसिफिकली वर्नैक्युलर प्रेस को टारगेट कर रहे थे। और ये इतनी ज्यादा ऑप्रेसिव थी कि लोगों ने इसको गैगिंग एक्ट का नाम दे दिया। मोर ओवर स्टूडेंट्स, आप देखेंगे इन्होंने 1878 के अंदर एक और एक्ट पास करी जिसका नाम है आर्म्स एक्ट। आर्म्स एक्ट के अंदर इन्होंने बोला कि भाई कोई भी इंसान जो है, उसको अगर कोई भी आर्म्स अपने पास में, कोई भी वेपन्स अपने पास में रखने हैं, तो उनको इसको सरकार के तहत लाइसेंस कराना पड़ेगा। सुनने में इस बात में कोई गलती नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप देखेंगे ये जो एक्ट है ये कंपनी के ऑफिशियल्स पे और यूरोपियंस पे और एंग्लो इंडियंस पे नहीं लगती। यानी कि उनके पास अगर गन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर इंडियंस के पास गन है तो पेपर लाओ, पहले पेपर दिखाओ।
ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है अगेन बिटवीन द यूरोपियंस एंड द इंडियंस, एंड दीज आर टारगेटिव रिएक्शनरी पॉलिसीज दैट आर deliberately put forward by Lytton so that he can reduce the stature of Indians in their own country and make them second class citizens. All of these act students created a reaction, a form of opposition in the country, and people united and understood that how these Britishers are oppressing us every day. लिटन के बाद स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि जो हमारे पास दूसरे पॉपुलर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आते हैं, इनका नाम है रिपन। रिपन की अगर बात करी जाए तो ये थोड़े तारीफ करने लायक इंसान थे। इन्होंने कई ऐसे मेजर्स इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करी जिसको हम देखते हैं कि एक के बाद एक यूरोपियंस ने, खासकर ब्रिटिशर्स ने डिस्कार्ड कर दिया। रिपन स्टूडेंट्स हमारे लिए 1880 से 1884 तक बैठे हैं, क्या, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन के। जब ये पावर में आते हैं तो ये इंडिया को कंसेशंस देने की, इंडियंस को कंसेशंस देने की कोशिश करते हैं। इसके तहत स्टूडेंट्स ये एक बिल इंट्रोड्यूस करते हैं जिसका नाम है इल्बर्ट बिल। इल्बर्ट बिल क्या था स्टूडेंट्स? इल्बर्ट बिल के अंदर बेसिकली रिपन ये चाहते थे कि इंडियन और यूरोपियन जो जजेस हैं उनके बीच में इक्वालिटी होनी चाहिए। सो बेसिकली नो इंडियन जज कुड एवर पुट अ यूरोपियन ऑन ट्रायल, हाउएवर एवरी यूरोपियन जज हैज द राइट टू पुट इंडियंस ऑन ट्रायल. So that is why he introduced the Ilbert Bill, which sought to make European and Indian judges equal. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स बहुत बड़ा काम करना चाह रहे थे, लेकिन आप देखेंगे कि इल्बर्ट बिल को जैसे ही यूरोपियंस देखते हैं उनके लिए तो ब्लास्फेमी हो जाती है। इंडियन मुझे ट्रायल करेगा, होता कौन है वो? एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स आप देखेंगे बहुत ही बड़ा सैलाब आता है और ब्रिटिशर्स जो हैं खास करके लड़ने लग जाते हैं और इल्बर्ट बिल को कुछ इस तरह से रैटिफाई करवाते हैं कि जो इसका ओरिजिनल आइडिया था कि भाई डिस्क्वालिफिकेशंस हटाओ यूरोपियन और इंडियन जजेस में से और दोनों को इक्वल फुटिंग पर लेकर आओ, इसको कंप्लीटली रैटिफाई कर दिया जाता है। एंड दिस दस डिफीट्स द ओरिजिनल पर्पस बिकॉज देयर इज एक्सट्रीम ऑपोजिशन विच इज कमिंग फ्रॉम द यूरोपियन कम्युनिटी. So here students you can see how one by one there are reactionary policies first of all put forward by Lytton, and even if there is a Governor General of India who wants to benefit the nation, you will see that the other people, the other Europeans altogether will unite against him and they will not let him pass anything that may help the Indians rise above their status. इस कॉन्टेक्स्ट में स्टूडेंट्स हम देखते हैं ये जो हमारे पास में सारे पॉइंट्स रहे इनको हम क्लब करके कह सकते हैं दैट दीज वर द रीजंस फॉर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया. क्विक रिकैप अगर हम लें स्टूडेंट्स तो क्यों हो रहा है नेशनलिज्म का उदय? वेस्टर्न एजुकेशन की वजह से लोग जागरूक हो रहे हैं. उसके अलावा जो हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम्स है जैसे रेलवे, टेलीग्राफ, उसके अलावा इवन द प्रेस, ये सारी चीज़ें जो है लोगों को यूनाइट कर रही हैं. हमारे जो लीडर्स हैं वो अपनी बातें फैला पा रहे हैं लोगों के अंदर. मोर ओवर स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि वेस्टर्न एजुकेशन की वजह से हमारे पास में रेडिकल आइडियाज़ आने लगते हैं जो वेस्ट में पॉपुलर हैं, जैसे कि लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेंच रेवोल्यूशन के आइडियल्स. इसके अलावा कंटेम्प्ररी हमारे पास में ऐसे ग्लोबल मूवमेंट्स चले हैं जहां पर हम देखते हैं लोगों ने अपनी नेशनल आइडेंटिटी को डिटरमाइन किया है, जैसे कि इटली, ग्रीस और आयरलैंड. और ये सब ग्लोबल फिनोमिनाज हमारे इंडियन लीडर्स को इंस्पायर कर रहे हैं. इसके अलावा स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन इतना ज़्यादा चल रहा है कि लोग परेशान होकर ये समझने लगे हैं कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो हमारे कॉमन एनिमी हैं. इन सब के अलावा स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि हमारे पास कुछ हिस्टोरिकल रिसर्चेस हो रही हैं जिन्होंने हमारा मोरल बूस्ट किया है, खुद को एक अच्छी लाइट में, एक सुपीरियर लाइट में देखने में मदद करी है. हम देखते हैं ब्रिटिशर्स आके बहुत ही प्रॉपरली हमारे माइंडसेट को कोलोनाइज करते हैं, उसको डीकंस्ट्रक्ट करते हैं और हमें समझाते हैं कि तुम एक रेशली एक लोअर कैटेगरी के लोग हो, तुम बारबेरिक हो, तुम्हारा कोई कल्चर नहीं है, तुम्हारी सिविलाइजेशन एकदम फालतू है, हम बहुत महान हैं, वाइट मैन सुपीरियर है, हम पे बर्डन है कि हम तुम्हें सिविलाइज करें. लेकिन ये सारे जो मिथ्स हैं एक के बाद एक टूटते हैं जब प्रॉपरली हिस्टोरिकल रिसर्चेस होती हैं और ये बातें निकल कर आती हैं कि इंडिया का पास्ट बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है.
इन सब सॉफ्ट आइडियल चेंजेस के अंदर स्टूडेंट्स जो फाइनल नेल इन द कॉफिन लगती है वो हम देखते हैं कि हमारे पास एक गवर्नर जनरल है लिटन, जो कि इतनी रिएक्शनरी पॉलिसीज पॉलिटिकल लैंडस्केप में लेके आते हैं कि लोग मजबूर हो जाते हैं कि हर गली कोने के अंदर बात होने लगती है कि ब्रिटिशर्स हमें कैसे परेशान कर रहे हैं। मोर ओवर स्टूडेंट्स अगर कोई कुछ अच्छा भी करना चाहता है जैसे कि रिपन, तो सारे यूरोपियंस यूनाइट हो जाते हैं कि हम तुम्हें कुछ भी बेटर नहीं करने देंगे इंडियंस के लिए। ये सब चीज़ें धीरे धीरे इंडियंस की आंखें खोलने खोलने लगती हैं स्टूडेंट्स। और हम देखते हैं कि 19th सेंचुरी में नेशनलिज्म का उदय होता है और इसके तहत हम देखते हैं एक के बाद एक पॉलिटिकल एसोसिएशंस बनने लगती हैं, जिसका कल्मिनेशन आता है इन द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1885। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि भाई कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस के बनने से पहले इंडिया के अंदर कौन सी मेजर पॉलिटिकल एसोसिएशंस थी। स्टूडेंट्स जैसा कि आप देखेंगे आईएनसी के बनने से पहले भी इंडिया के पॉलिटिकल लैंडस्केप में काफ़ी सारी एसोसिएशंस आई जिन्होंने लोगों में नेशनलिज्म के आइडियोलॉजी को फैलाने की कोशिश करी और मासेस को मोबिलाइज करने की कोशिश करी। अगर हम इन पॉलिटिकल एसोसिएशंस की बात करें तो इन्होंने कुछ की डिमांड्स थी जो कि ब्रिटिशर्स के सामने रखी, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। इंडियंस की एसोसिएशंस बने जिनके अंदर एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बातचीत हो पाए और एजुकेशन का फर्दर स्प्रेड। यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारे पास इन पॉलिटिकल एसोसिएशंस के नाम, ईयर और इनको किसने बनाया, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से याद रखने हैं। इनके ऊपर ऑलरेडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं, तो आप इनको क्रोनोलॉजिकली याद रखेंगे। भाई या तो ईयर याद रखें जो कि बहुत ही डिफिकल्ट होता है, इससे बेटर होता है इनको एक लाइन में लिख कर रख लें तो अपने को क्रोनोलॉजिकली याद हो जाते हैं। तो क्रोनोलॉजी याद होनी चाहिए, लोकेशन याद होनी चाहिए, एसोसिएशन का नाम याद होना चाहिए और उससे एसोसिएटेड जो लीडर या फिर हमारे पास में जो फाउंडर है। इस बेसिस पर हम जो आगे की 2-3 स्लाइड्स हैं इनका एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स देखते हैं जो हमारा नेशनलिज्म का स्टॉर्म सेंटर है बंगाल, वहां पर कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस बनती हैं। सबसे पहली ऑर्गेनाइजेशन स्टूडेंट्स जो हमारे पास आती है ये 1836 में आती है और इसका नाम है बंग भाषा प्रकाशिका सभा। इसको राजा राम मोहन रॉय के एसोसिएट्स मिलकर बनाते हैं। इसके बाद में हमारे पास नेक्स्ट जो एसोसिएशन आती है ये 1838 की है और इसका नाम है लैंड होल्डर्स सोसाइटी। जैसा कि इसके नाम से ही हमें पता चलता है, जमींदारों के जो इंटरेस्ट्स हैं उनको सेफगार्ड करने के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया था और इसकी मीटिंग्स उसी डायरेक्शन में चलती थी। नेक्स्ट हमारे पास 1843 के अंदर स्टूडेंट्स आती है बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। यहाँ पर स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि ये जो दोनों एसोसिएशंस हैं ये 1851 के अंदर हाथ मिला लेती हैं, जिसमें है हमारे पास लैंड होल्डर्स सोसाइटी और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। एंड बाय 1851 बोथ ऑफ देम आर मर्ज्ड एंड बिकम वन ऑर्गेनाइजेशन विच इज नोन एज ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। ये ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन में स्टूडेंट्स आप देखेंगे आगे जाके हमारे पास जो मेजर लीडर्स आते हैं, दीज इंक्लूड सुरेंद्र नाथ बैनर्जी and Anand Mohan Bose. And these two people, students, are going to be the chief architects of creating a national level organization, and in that they have a very important role even in the formation of Indian National Congress. तो इन दोनों के नाम ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के साथ आप जरूर याद रखेंगे। इसी के साथ स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि दादा भाई नारोजी 1866 में है तो ये बंगाली, बट यहाँ पर स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि ये लंदन के अंदर बनाते हैं ईस्ट इंडिया एसोसिएशन और ये लंदन में जो है इंडिया का जो कॉज है उसका प्रचार प्रसार करने की कोशिश करती है। 1875 में हमारे पास सिसिर कुमार घोष हैं जो कि इंडियन लीग को स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा हमारे पास 1876 में आती है इंडियन एसोसिएशन ऑफ कैलकाटा, जिसको इंडियन नेशनल एसोसिएशन भी कहा जाता है और इसके अंदर स्टूडेंट्स हमारे यंग नेशनलिस्ट जैसे कि सुरेंद्र नाथ बैनर्जी और आनंद मोहन बोस जो हैं अपना योगदान देते हैं, इसको चलाते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देखेंगे ये जो इंडियन एसोसिएशन ऑफ कैलकाटा है ये कुछ मेजर डिमांड्स सरकार के सामने रखती है। फॉर इंस्टेंस ये पहली एसोसिएशन है जो कि बहुत ही एक्टिवली इस बात के ऊपर प्रोटेस्ट करती है कि इंपीरियल सिविल सर्विसेज की जो मैक्सिमम और मिनिमम एज है उनको बढ़ाया जाए। यहाँ पर हम देखते हैं रिडक्शन ऑफ एज लिमिट की बात चल रही है 1877 में, क्योंकि हमने ऑलरेडी देखा है कि लिटन की जो रिएक्शनरी पॉलिसीज हैं वो हमें परेशान कर रही हैं और मैक्सिमम एज लिमिट जो है उसको ही उन्होंने 19 कर दिया है।
इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि ये जो पर्टिकुलर एसोसिएशन है ये एक ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस बनाती है कैलकाटा के अंदर, जिसमें हम देखते हैं कि एक सेशन होता है 1883 में, और आगे जाके हम देखते हैं ये एसोसिएशन 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ मिल जाती है। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि बंगाल के अलावा बॉम्बे और मद्रास के अंदर भी हमारे को इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल एसोसिएशंस मिलती हैं। फॉर इंस्टेंस 1867 में बनती है पूना सार्वजनिक सभा। ये पूना सार्वजनिक सभा स्टूडेंट्स जो कि राणा डे के अंदर बनी थी, इसको आप देखेंगे इन्होंने दिल्ली दरबार जो कि लिटन के अंडर हुआ था, हमने देखा था दिल्ली दरबार हुआ था लिटन के अंदर 1877 में, और यहाँ पर हम देखते हैं क्वीन विक्टोरिया जिन्होंने काइजर हिंद का टाइटल लिया था उसके लिए एक बड़ी फीस्ट हुई थी, तो इसके अगेंस्ट इन्होंने प्रोटेस्ट किया था। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि बॉम्बे में एक बहुत ही पॉपुलर एसोसिएशन बनी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, जो कि 1885 में शुरू करी गई थी बाय बदरुद्दीन त्याबजी, फिरोज शाह मेहता एंड केटी तिलांग। आगे जाके आप देखेंगे स्टूडेंट्स यही वो लोग हैं जो आईएनसी के लीडर्स भी बनेंगे। इसके अलावा अगर हम मद्रास की बात करें, ये हमारी 3 मेजर प्रेसिडेंसीज हैं और इन्हीं में एसोसिएशंस देखने को मिलती है। मद्रास की स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो 1884 में बनती है मद्रास महाजन सभा, और 3 लोग मिलकर इसको बनाते हैं, दैट इज एम विरारघवचारी, सुब्रमण्यम अय्यर एंड पी आनंद चार्लू। तो अगेन स्टूडेंट्स हमें किन पॉइंट्स के ऊपर याद रखना है, किस चीज से हमें याद रखना है भाई, एक तो इनकी क्रोनोलॉजी, लोकेशन, नेम, लीडर और फाउंडर। ये पॉइंट्स जो हैं ये हमें पॉलिटिकल एसोसिएशंस के कॉन्टेक्स्ट में याद रखने हैं। अगेन प्रीवियस ईयर्स में स्टूडेंट्स इनके क्वेश्चंस आए हैं, इस पार्ट को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। इसी के साथ स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द राइज ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड द डिफरेंट फेजेस। थोड़ा सा डिस्कशन यही कर लेते हैं स्टूडेंट्स। जैसा कि हम सब जानते हैं, पॉपुलर कल्चर में बहुत ही कॉमन है, 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली कॉन्फ्रेंस होती है और इसके साथ में ये नेशनल लेवल की पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन शुरू हो जाती है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की शुरुआत की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो जो लोग इन्हें लीडरशिप दे रहे हैं उन्हें हम कहते हैं मॉडरेट्स। मॉडरेट्स क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो लोग जो कि मॉडरेशन में काम करते हैं, ना तो ये कोई बहुत बड़ा मास मूवमेंट कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम ये लोग ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट आवाज उठा रहे हैं। तो मॉडरेट फेज जो है स्टूडेंट्स वो आईएनसी को 1885 से 1905 तक डोमिनेट करेगा। 1905 में स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि पार्टीशन ऑफ बंगाल होता है, और इस टाइम पर हमारे पास में नए टाइप की लीडरशिप का उदय होता है जिन्हें हम कहते हैं एक्सट्रीमिस्ट। ये एक्सट्रीमिस्ट कौन है स्टूडेंट्स? ये यंग नेशनलिस्ट्स हैं जो कि मॉडरेट्स की जो एक तरह से आराम से चलने वाली गति है उससे परेशान हो गए हैं, और इनका ये मानना है कि ब्रिटिशर्स के कान पे ये कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स, ये पिटिशन, प्रेयर, रिक्वेस्ट जो है नहीं चलेगी, और ये जो यंग नेशनलिस्ट है जिनमें उबलता हुआ यंग खून है, ये जो लोग हैं ये ब्रिटिशर्स को अपनी बात और फुर्ती से सुनाना चाहते हैं, इसलिए ये मास स्ट्रगल्स ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं। तो हम देखते हैं 1905 के बाद में एक्सट्रीमिस्ट्स का उदय होता है, और 1905 से लेके 1917 तक हम खास करके देखते हैं कि ये आईएनसी जो है उसको डोमिनेट करते हैं। 1917 के बाद स्टूडेंट्स हमारे पॉलिटिकल लैंडस्केप में एंटर करेंगे वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल, दैट इज महात्मा गांधी, और उसके बाद हम देखते हैं आईएनसी उनकी लीडरशिप के अंदर फाइनली काम करना शुरू कर देती है। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है। अब इसके साथ हम इंडियन नेशनल कांग्रेस के फाउंडेशन की बात करते हैं। स्टूडेंट्स अगर आईएनसी के फॉर्मेशन की बात करी जाए तो इसमें हम देखते हैं हमारे पास एक यूरोपियन का बहुत बड़ा रोल रहा है। इट इज़ नॉट समथिंग दैट वाज ओनली अ प्रोडक्ट दैट वाज क्रिएटेड बाय इंडियंस, रादर वी हैड टू टेक हेल्प ऑफ वन यूरोपियन who helped us because he had put forward a very weird theory which is known as safety valve theory। उन्होंने द देन वाइसरॉय, इस टाइम पे जो अपने वाइसरॉय हैं इनका नाम है डफरिन, तो डफरिन जो है उनको समझाया कि भाई इन लोगों को ये एसोसिएशन बनाने दो जिससे ये आपस में ही डिस्कशन करके शांत हो जाए और हमारे खिलाफ कोई मास मूवमेंट ना करें। हाउएवर स्टूडेंट्स ये थ्योरी उल्टी पड़ेगी आगे जाके, और आईएनसी जो है बहुत ही पावरफुल फोर्स बन के आएगी फ्रीडम स्ट्रगल में। सेफ्टी वॉल्व थ्योरी का हम नेक्स्ट स्लाइड में प्रॉपर इलेबोरेशन करेंगे। अभी आप समझें कि कैसे एओ ह्यूम जो हैं वो आईएनसी के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इसकी ऑर्गेनाइजेशन में हेल्प कर रहे हैं।
तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम देखते हैं ड्राइविंग फोर्स कौन है, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जिनके अंडर हम देखते हैं आईएनसी का पहला सेशन ऑर्गेनाइज किया जाता है एट गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज जो कि बॉम्बे में है। और ये जो सेशन है ये 1885 की दिसंबर में होता है। यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि इस ऑल इंडिया लेवल के कॉन्फ्रेंस से पहले दो कॉन्फ्रेंस और हो चुकी थी अंडर इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस जो कि 1883 और 1885 में हुई थी। इनकी लीडरशिप संभाली थी सुरेंद्र नाथ बैनर्जी और आनंद मोहन बोस ने। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था स्टूडेंट्स, ये ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन से भी जुड़े हुए थे और इन दोनों ने दो मेजर इंटरनेशनल इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंसेस करवाई थी, जिसके बाद हम देखते हैं आईएनसी की पहली कॉन्फ्रेंस होती है। यहाँ पर स्टूडेंट्स आईएनसी की पहली कॉन्फ्रेंस की हम बात करें तो ये बॉम्बे में हो रही है, 1885 में हो रही है। और इसको जो प्रिसाइड करते हैं, जो इसके प्रेसिडेंट बनते हैं, उनका नाम है वोमेश चंद्र बैनर्जी या फिर डब्ल्यू.सी. बैनर्जी। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि हमारे पास में फर्स्ट वुमेन ग्रेजुएट जो है कैलकाटा यूनिवर्सिटी की, इनका नाम है कादम्बिनी गांगुली। ये कांग्रेस के पहले सेशन को एड्रेस करती हैं। तो यहाँ पे ए.ओ. ह्यूम, उसके अलावा डब्ल्यू.सी. बैनर्जी और इनके अलावा कादम्बिनी गांगुली, इन तीनों के नाम और इन्होंने किस पोजीशन के अंदर इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले सेशन को शेप किया है, इन पॉइंट्स को आप याद रखेंगे। बिसाइड्स किस कॉलेज के अंदर इसका पहला सेशन हुआ था, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, दैट इज गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। यहाँ पर स्टूडेंट्स जैसा कि मैंने आपको बताया, ए.ओ. ह्यूम जो है वो ड्राइविंग फोर्स रहे बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब यहाँ पे क्योंकि एक यूरोपियन खुद आगे आके हमारी मदद कर रहा है, तो उन्होंने हमारे बिहाफ पे ब्रिटिशर्स से नेगोशिएट किया। इस नेगोशिएशन के तहत ए.ओ. ह्यूम ने एक थ्योरी निकाली जिसे हम कहते हैं सेफ्टी वॉल्व थ्योरी। इस सेफ्टी वॉल्व थ्योरी के तहत ह्यूम ने उस टाइम के जो हमारे वाइसरॉय हैं डफरिन, उनको ये समझाया कि भाई कांग्रेस बना लेने दो, क्योंकि ये हमारे लिए एक सेफ्टी वॉल्व की तरह यूज करी जा सकती है, जिसमें कि इंडियंस अपना डिस्कंटेंट यहाँ चर्चा परिचर्चा करके शांत कर लेंगे और हमारे ऊपर कोई बड़ी तकलीफ नहीं आएगी। अगर आप इनको ये ऑर्गेनाइजेशन बनाने से मना करोगे तो हो सकता है इनका एंगर और ज्यादा कल्मिनेट हो जाए। तो ये सेफ्टी वॉल्व की थ्योरी ए.ओ. ह्यूम ने दी। मोर ओवर स्टूडेंट्स आप देखेंगे जो हमारे पास मार्क्सिस्ट बैठे हैं इस टाइम पे, उन्होंने भी एक थ्योरी दी, उन्होंने कॉन्स्पिरेसी थ्योरी दी। ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जो है स्टूडेंट्स, इसको स्टार्ट किया था आर.पी. दत्त ने आईएनसी के फॉर्मेशन के तहत। यहाँ पर आर.पी. दत्त कहते हैं कि आईएनसी जो है वो एक कॉन्स्पिरेसी के तहत बनी है, जिसमें हम देखते हैं बुर्जुआ लीडर्स यानी कि जो अपर क्लास हिंदूज हैं, उन्होंने आईएनसी को बनाया है जिससे कि वो लोअर कास्ट की अपराइजिंग को शांत कर सकें। तो ये हमारे पास एक और थ्योरी हो गई क्या, आईएनसी के फॉर्मेशन को लेकर। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखेंगे हमारे पास में एक और थ्योरी आती है जिसका नाम है लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी। ये जो थ्योरी है ये बिपिन चंद्रा ने लिखी है और यहाँ पर ये ऑब्जर्व करते हैं कि जो अर्ली कांग्रेस लीडर्स थे, उन्होंने एलन ऑक्टेवियन ह्यूम का फायदा उठाया है, उनको यूज किया है एज अ लाइटनिंग कंडक्टर, जिससे कि वो आईएनसी को बना सके। और वहां पे अगर ए.ओ. ह्यूम को लग रहा है कि हम सेफ्टी वॉल्व कर रहे हैं, तो उन्होंने उनको वो बिलीव कर देने दिया, उन्होंने उनको हेल्प किया कि हाँ भाई जो आप कह रहे हो वो बात सही है, ये सेफ्टी वॉल्व की तरह होना चाहिए। तो दोहरी चाल खेली नेशनलिस्ट्स ने, जहाँ पे उन्होंने ए.ओ. ह्यूम को ये फील कराया कि आप जो सोच रहे हो वो सही है, लेकिन उसकी आड़ में इन्होंने अपने लिए ये नेशनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन बना ली। तो ये जो तीनों थ्योरी हैं आईएनसी के फॉर्मेशन को लेके, सेफ्टी वॉल्व ह्यूम से एसोसिएटेड है, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी मार्क्सिस्ट आर.पी. दत्त से एसोसिएटेड है, और लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी जो कि बिपिन चंद्रा से एसोसिएटेड है। इनको आप टर्म बाय टर्म याद रख लेंगे, इस तरह के क्वेश्चंस भी हमारे पास आ सकते हैं। इसके बाद में स्टूडेंट्स अब स्टार्ट करते हैं, आईएनसी बन गई है, पहला सेशन हो चुका है, मॉडरेट फेज शुरू हो चुका है जो कि है हमारा 1885 से 1905 का। तो इसके तहत स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि भाई जो मॉडरेट्स आईएनसी बनाते हैं वो चाह क्या रहे हैं, वो सरकार के सामने किस तरह की डिमांड्स रख रहे हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देखेंगे आईएनसी के जो मॉडरेट लीडर्स हैं वो एक डेमोक्रेटिक नेशनलिस्ट मूवमेंट बनाना चाहते थे, जिसके तहत वो लोगों के अंदर पॉलिटिकल एजुकेशन की जागरूकता लाना चाहते थे।
इस कॉन्टेक्स्ट में स्टूडेंट्स वो देश भर के जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं उनको यूनाइट करके एक हेड के अंदर लाना चाहते थे, जिसको हम कह रहे हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसके अलावा स्टूडेंट्स जब वो लोगों को यूनाइट कर रहे थे, उसके तहत वो उन्हें जागरूक भी करना चाहते थे। और जागरूक करना किस चीज़ के लिए है, उनको एंटी कॉलोनियल आइडियोलॉजी समझानी है कि कैसे कॉलोनियल्स जो हैं वो हमारे अगेंस्ट ऑपरेशन कर रहे हैं, हमें एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। ये सब जागरूकता वो लोगों में लाना चाहते थे। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखेंगे मॉडरेट्स जो हैं, इन्होंने सरकार के सामने बहुत सारी पॉपुलर डिमांड्स रखी, जिनकी वजह से हमें इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कुछ बेनिफिट मिल जाए। सरकार ने ये सुनी या नहीं सुनी वो एक अलग बात है, लेकिन हम देखते हैं एटलीस्ट एक ऑर्गेनाइजेशन आ गई है जो कि आइडियोलॉजी को यूनाइट करके तरीके से सरकार के सामने रख रही है। मोर ओवर स्टूडेंट्स, ये जो नेशनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पर जब देश भर के लीडर यूनाइट होते हैं तो वो नेशनलिज्म की बात करते हैं, नेशनल यूनिटी की फीलिंग को मासेस के अंदर फैलाने की कोशिश करते हैं। और इससे हम देखते हैं इंडियन नेशनलहुड का जो आइडिया है वो अपने सीड स्टेज में आ चुका है। इसके फ्रूट्स तो हम बहुत आगे जाकर बियर करेंगे, लेकिन हमने ऑलरेडी जो है सीड सो कर दिया है। प्लांट की शेप में ये एक्सट्रीमिस्ट फेज में आएगा और आगे जाके हम इसका फ्रूट बेयर करेंगे, दैट इज गोइंग टू बी द फ्रीडम ऑफ आवर ब्यूटीफुल कंट्री। इसी के साथ स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये मॉडरेट्स की लीडरशिप कहाँ से आ रही है और इन मॉडरेट्स ने किस तरह की आइडियोलॉजी और टूल्स को यूज किया जिससे कि ये इन डिमांड्स को सरकार के सामने पहुंचा सके। हमारे पास स्टूडेंट्स जो अर्ली मॉडरेट लीडर्स आते हैं उसमें हमारे पास कुछ पॉपुलर पर्सनालिटीज हैं, जैसे कि दादा भाई नारोजी, फिरोज शाह मेहता, दिनशॉई वाचा, भूमेश चंद्र बैनर्जी एंड सुरेंद्र नाथ बैनर्जी अलॉन्ग विद आनंद मोहन बोस। यहाँ पर स्टूडेंट्स हम देखते हैं, अगर हम मॉडरेट्स के अप्रोच की बात करें तो इन्होंने एक टू प्रोंग्ड मेथडोलॉजी का यूज किया, जहां पर एक तरफ तो इन्होंने मासेस के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग को अराइज करने की कोशिश करी, उनके अंदर एक नेशनल कॉन्शियसनेस लाने की कोशिश करी, जिससे कि वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट यूनाइट हो जाएं और अपने पॉलिटिकल बेनिफिट्स का डिमांड करना शुरू करें। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो वो क्या कर रहे हैं, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को परसुएड कर रहे हैं कि आप पब्लिक ओपिनियन को सुनो, हम आप ये समझो कि हमारे देश के अंदर नेशनल कॉन्शियसनेस राइज हो रही है और उसके तहत जो डिमांड्स हमारी हैं उनको आप फुलफिल करो। इस कॉन्टेक्स्ट में स्टूडेंट्स अगर हम मॉडरेट्स के टूल्स की बात करें तो इनके पॉलिटिकल टूल्स अपनी डिमांड्स को अचीव करने के लिए जो थे वो काफी इनइफेक्टिव साबित हुए। हम देखते हैं कि टूल्स के तहत ये क्या करते थे, पिटिशंस साइन करवाते थे कि भाई हमारे को आईसीएस की एज बढ़वानी है, जाएंगे और 1000 लोगों से पिटीशन साइन करवा ली और गवर्नमेंट को दे दी। ब्रिटिश सरकार जिनके कानों पे कुछ नहीं पड़ने वाला है, वो पिटीशन देख के सिंपली अंदर कमरे में हंस रहे होते थे कि हाँ भाई तुमने कह दिया हमने मान लिया, ठीक है। तो पिटिशन और उसके अलावा हम देखते हैं प्रेयर्स, ठीक है, पिटिशन प्रेयर्स। और उसके अलावा हम देखते हैं कि ये लोग क्या कर रहे हैं, मासेस को मोबिलाइज करके शांति से कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड से आगे जाना चाहते हैं। यानी कि दे डोंट वांट टू डू एनीथिंग विच इज आउटसाइड द कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड। इन फैक्ट स्टूडेंट्स, इफ यू टॉक अबाउट देयर आइडियोलॉजी, these people were kind of awestruck with the Britishers. They were awestruck with the Britishers. They used to admire the Britishers altogether. And इनको ये था कि हम रिस्पेक्ट से बात करेंगे तो हमें सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इनफैक्ट आप देखेंगे मॉडरेट्स की सक्सेस काफी ज्यादा लिमिटेड है और ब्रिटिशर्स के कान पे प्यार की भाषा तो बिल्कुल भी नहीं पड़ती थी। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने देखा कि क्या टूल्स यूज हो रहे हैं, उसके अलावा क्या आइडियोलॉजी है जो कि यूज हो रही है ब्रिटिशर्स जो हैं उनके अगेंस्ट आवाज उठाने के लिए या उनसे कोई कंसेशंस लेने के लिए। हाउएवर स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि ये सारे जो टूल्स हैं अल्टीमेटली ये बहुत ही इनफेक्टिव होने वाले हैं, क्योंकि ब्रिटिशर्स इस तरह से कोई बात नहीं सुनने वाले। और इसीलिए हम देखते हैं कई हिस्टोरियंस मॉडरेट फेज को बोलते हैं द पीरियड ऑफ पॉलिटिकल मेंडिकेंसी, पॉलिटिकल मेंडिकेंसी या फिर टी पार्टी पॉलिटिक्स।
कि भाई चाय के ऊपर चर्चा चल रही है, ब्रिटिशर्स को जरा सा प्यार से जाके कह दिया कि सुनो भाई ये कर दो, और ब्रिटिशर्स कुछ मान नहीं रहे हैं। पॉलिटिकल मेंडिकेंसी का मतलब होता है लिटरली बेगिंग, प्यार से पिटीशन दे के प्रेयर करके उनसे कोई बात मांगना। लेकिन ये चीज़ें स्टूडेंट्स हम देखते हैं एक लॉन्गर अप्रोच के लिए सक्सेसफुल टूल्स नहीं थे। और जो चीज़ हमें अल्टीमेटली फ़ायदा करती है वो है मास स्ट्रगल, जो कि एक्सट्रीमिस्ट के फेज में शुरू होता है, लेकिन उसको सबसे बड़ी लीडरशिप मिलती है गांधी के अंडर। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने मॉडरेट्स की अप्रोच, उनकी आइडियोलॉजी और किस तरह के टूल्स जो हैं वो यूज़ कर रहे थे इसका डिस्कशन किया। इस कॉन्टेक्स्ट में स्टूडेंट्स आप देखेंगे आईएनसी जो है उन्होंने ब्रिटेन के अंदर भी एक ब्रिटिश कमिटी बनवाई लंदन के अंदर 1899 में, और इंडिया को उसका एक ऑर्गन बनाया। इस ब्रिटिश कमिटी जो कि आईएनसी का एक पार्ट थी, लंदन में जो बैठी है, ये एक जर्नल भी पब्लिश करती थी स्टूडेंट्स जिसका नाम था इंडिया। और ये जो जर्नल था इसके तहत ये ब्रिटिशर्स को अवेयर कराना चाहते थे कि कॉलोनियल्स इंडिया में हमारे साथ कर क्या रहे हैं, आप लोग इंडिया में हमारे साथ कर क्या रहे हैं। तो अगेन मेन जो बड़ा रोल है मॉडरेट्स का वो जागरूकता फैलाने का है। जागरूकता फैलाने की स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन जो मॉडरेट्स का है वो है इनकी इकोनॉमिक ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी। आप देखेंगे एक बड़ी चीज जो मॉडरेट्स हमारे माइंडसेट के अंदर लेके आए वो ये था कि इन्होंने हम मासेस को ये बात समझा दी कि तुमको ब्रिटिशर्स इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। और ये चीज कैसे हुई है हम देखते हैं, हमारे पास अर्ली नेशनलिस्ट्स हैं जैसे कि दादा भाई नावरोजी, आरसी दत्त, दिनशॉ वाचा। यहाँ पर दादा भाई नावरोजी की बात करें तो इन्होंने एक किताब लिखी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। आरसी दत्त की बात करें तो इन्होंने लिखी इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इन दोनों ही किताबों के अंदर हम देखते हैं कि ये डेलिबरेटली ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसीज हैं उनके फ्लॉज निकाल रहे हैं और लोगों को दिखा रहे हैं कि कैसे ये तुम्हें एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, तुम्हारा पैसा स्पंज की तरह खींच के उसको इंग्लैंड में निचोड़ रहे हैं, और इंडिया जो है खराब से खराब पोजीशन में जाता जा रहा है। इस कॉन्टेक्स्ट में स्टूडेंट्स आप देखेंगे दादा भाई नारोजी अपनी इस किताब में एक बहुत ही पॉपुलर थ्योरी बताते हैं, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, जिसमें मैंने आपको बताया कि स्पंज की तरह इंडिया से पैसा लिया और उसको निचोड़ दिया जाके कहाँ पे, इंग्लैंड के अंदर। तो ये जो आइडियाज थे स्टूडेंट्स, इन्होंने मासेस को यूनाइट करने में बहुत बड़ी हेल्प करी है, और इसको हम वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट मॉडरेट्स का मान सकते हैं। मे बी जो उनके टूल्स थे वो इतने इफेक्टिव नहीं थे, लेकिन टूल्स को अप्लाई करने से पहले लोगों का माइंडसेट तो बनाना पड़ेगा। कोई अगर लड़ने को ही तैयार नहीं है और उसके हाथ में आपने तलवार दे दी तो उसका फायदा भी क्या है। तो पहले आइडियोलॉजिकल वॉर विन करना था, मासेस को मोबिलाइज करना था, और उसका सीड स्टेज मॉडरेट्स के अंदर आता है। और ग्रेजुअली हम देखते हैं कि हाथों में तलवार देने का काम, जहाँ पे तलवार इन द सेंस वायलेंस नहीं, हाथों के अंदर तलवार देने का मतलब हो गया कि लोगों को यूनाइट करना, कि घर से बाहर निकल के आओ और लड़ो, अपनी आवाज उठाओ। ये चीज हम एक्सट्रीमिस्ट फेज से देखने लगते हैं। यहाँ पर अभी आइडियोलॉजिकल शेपिंग चल रही है विच इज द ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ मॉडरेट्स। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने इनकी आइडियोलॉजी देख ली, इनके टूल्स देख लिए, और इन्होंने कैसे मासेस को मोबिलाइज करने के लिए इकोनॉमिक ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी आगे बढ़ाई, इस पॉइंट को हमने देख लिया। इसके साथ स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जब मॉडरेट्स पावर में आते हैं तो ये ब्रिटिश सरकार से डिमांड्स किस तरह की कर रहे हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देखेंगे सबसे मेजर डिमांड जो इनकी थी वो ये थी कि भाई इंडियंस को लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के अंदर रिप्रेजेंटेशन दो। हमारा देश है, हमारी गवर्नमेंट है, हम ही नहीं बैठे उसके अंदर, हमारे लिए पॉलिसीज तुम कैसे बना सकते हो। काउंसिल्स में इंडियंस भी होने चाहिए, वो बताएंगे कि उनके ऊपर कैसे रूल होना चाहिए। इस वजह से इनकी पहली डिमांड है एक्सपेंशन ऑफ काउंसिल्स, जिसके अंदर इंडियंस को ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेशन मिलनी चाहिए। उसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखेंगे काउंसिल के अंदर रिफॉर्म करने की पावर भी ये मांग रहे हैं, जिससे कि इनको फाइनेंसेस के ऊपर बोलने का हक मिल जाए, कुछ कंट्रोल मिल जाए कि भाई हमारा देश हमने कमाया, हमारा पैसा, और खर्च तुम रहे हो अपने हिसाब से। एजुकेशन में कोई पैसा नहीं लगाना, मिलिट्री के अंदर पैसा लगा देना है जिससे ज्यादा टेरिटरी एक्वायर हो, चाहे लोग भूखे मर रहे हैं।
तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि इन्होंने एक्सपेंशन और रिफॉर्म की बात करी काउंसिल्स के अंदर, और इसके तहत इन्होंने एक पॉपुलर स्लोगन दिया, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। किस बात का टैक्स ले रहे हो जब हमारी कोई रिप्रेजेंटेशन है ही नहीं हमारे ही देश की गवर्नमेंट के अंदर। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि इनकी एक मेजर डिमांड है कि भाई सिविल सर्विसेज जो है उनकी इंडियनाइजेशन हो, इंडिया के अंदर पेपर कंडक्ट करो, भाई हमारे देश की सिविल सर्विसेज हैं। हाउएवर स्टूडेंट्स आप देखेंगे ये डिमांड लंबे समय तक चलने वाली है, और इंडिया के अंदर पेपर कंडक्ट होना शुरू होगा मॉन्टेग्यू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के बाद, और पहली बार इंडिया में पेपर होगा 1922 में। तो दिल्ली अभी बहुत दूर है, बहुत लंबा स्ट्रगल है, धीरे धीरे समझेंगे कि क्या होता है। यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देखेंगे इसके अलावा ये डिमांड करते हैं कि जुडिशियल और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस जो हैं इनको एक दूसरे से अलग करो। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि ये टिरनिकल ब्यूरोक्रेसी जो है, जो बहुत ही ऑप्रेस कर रही है लोगों को, उसके अगेंस्ट आवाज उठाते हैं और मासेस को मोबिलाइज करते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे जो जुडिशियल सिस्टम है उसका प्रोसेस भी बहुत टाइम कंज्यूमिंग था, और इसके तहत भी मॉडरेट्स ने आवाज उठाई। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स अगर हम फाइनेंसेस की बात करें तो ब्रिटिशर्स फाइनेंस पैसा उस जगह लगाते थे जो उनको फायदा दे, ना कि इंडियंस को। फॉर इंस्टेंस इन्होंने इंडियन ट्रेजरी को आधे से ज्यादा खाली कर दिया इन ऑर्डर टू परस्यू देयर अग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी। इस फॉरेन पॉलिसी के तहत इनने बर्मा का एनेक्सेशन किया, अफगानिस्तान के ऊपर अटैक किया, नॉर्थ वेस्ट के ट्राइबल्स को सप्रेस किया, और इन अटैक्स के अंदर जो पैसा लग रहा है वो कहाँ से जा रहा है, इंडियंस की जेब में से जा रहा है। लेकिन उसका फायदा कौन उठाएगा, जब ये एरियाज अनेक्स हो जाएंगे तो इनकी इकोनॉमी को भी एक्सप्लॉइट करके पैसा तो ब्रिटिशर्स ही अपने पास रख लेंगे। तो यहाँ पर मॉडरेट्स ने लड़ना शुरू किया कि हमारे फाइनेंसेस हैं, हमें बोलने का हक होना चाहिए कि पैसा हमारे देश का कहाँ इन्वेस्ट होगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स इन्होंने अग्रेसिव एक्सपेंशन को के ऊपर से फाइनेंसेस हटा के इंस्टेड ये कहा कि भाई पैसा जो है, एक्सपेंडिचर जो है वो वेलफेयर मेजर्स पे लगाओ, जैसे कि हेल्थ, सैनिटेशन, एजुकेशन। एजुकेशन खास करके एलिमेंट्री और टेक्निकल एजुकेशन लोगों को दो जिससे उनके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज बने। तो ये जो बातें वो करते थे स्टूडेंट्स आप देखेंगे मासेस जो अपने मन में ये बातें सालों से लिए बैठी हैं, परेशान हैं, दो वक्त की रोटी ठीक से नहीं मिल रही। आप सोच सकते हैं कि जब ये लीडर्स आते हैं और उनके दिल की बात इन लोगों की जबान पर आती है तो कैसे उनके पास एक रिलीफ, एक एरिया आ गया जहाँ पे वो बोल सकते हैं कि हाँ अब कोई आया है जो हमारी बात सुनेगा। और इस वजह से स्टूडेंट्स मॉडरेट्स की सक्सेस लिमिटेड हो सकती है, लेकिन एक आइडियोलॉजिकल ग्राउंड बनाने में इन्होंने बहुत बड़ा रोल निभाया है। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स एक जो इनकी डिमांड है वो ये है कि भाई जो इंडियन लेबर बाहर है, जिसको हम इंडेंचर्ड लेबर बोलते हैं, इस इंडेंचर्ड लेबर को स्टूडेंट्स आप देखेंगे ब्रिटिशर्स जो हैं लेकर जाते थे अपनी कॉलोनीज में, जैसे कि साउथ अफ्रीका में, और वहां पर प्लांटेशंस के अंदर इनसे काम कराया जाता था। इनके साथ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता था, इनको बहुत ऑपरेशन फेस करना पड़ता था, और भयंकर गरीबी में ये लोग रह रहे थे। तो यहाँ पर ये एक और डिमांड करते हैं कि भाई इंडेंचर्ड लेबर जो है इसके साथ तरीके से व्यवहार होना चाहिए। और यहीं साउथ अफ्रीका में स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि महात्मा गांधी भी इस इश्यू को अपना एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाएंगे, जिसकी वजह से इंडिया में आने से पहले ही वो एक बड़े लीडर बनकर आएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स एक और डिमांड जो मॉडरेट्स करते हैं, दिस इज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स ऑफ द पीपल। व्हेन यू टॉक अबाउट सिविल राइट्स, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लगा दी, कोई भी प्रेस पे जाके उसको खारिज कर दिया जाएगा, उसको सस्पेंड कर देंगे, फोर्फीट कर लेंगे उस प्रेस को। ये सब चीज़ें जो हैं स्टूडेंट्स आप देखेंगे बहुत ही मुश्किल हो गई थी। किसी को अरेस्ट कर लिया, तुम्हारे पास आर्म्स हैं, बिना लाइसेंस के तुम्हारे पास आर्म्स हैं, तुम्हें अरेस्ट कर लेंगे। तो ये सिविल राइट्स का जो प्रोटेक्शन है ये हमें बिल्कुल भी नहीं मिलता था। और यहाँ पर हम देखते हैं मॉडरेट्स जो हैं इन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाई, और ये जो एक राइट है ये इंटीग्रल पार्ट ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल बना। हमने लंबे समय तक अपने सिविल राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए लड़ाई करी है। तो ये तो हो गई स्टूडेंट्स हमारी डिमांड्स। अब देखते हैं कि ये जो डिमांड्स हमने रखी और इनके लिए जो हम लड़े हैं, इनसे हमें क्या फायदा हुआ और क्या नुकसान हुआ। इन दैट सेंस स्टूडेंट्स नाउ वी आर गोइंग टू इवेल्युएट द रोल ऑफ मॉडरेट्स इन द फ्रीडम स्ट्रगल एंड द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ देयर लीडरशिप। इसमें स्टूडेंट्स सबसे पहले एडवांटेजेस देखते हैं कि भाई मॉडरेट्स जो हैं इनका योगदान क्या रहा। आप देखेंगे स्टूडेंट्स इस टाइम पर ये एक बहुत बड़ी प्रोग्रेसिव फोर्स बनकर आते हैं।
इस कॉन्टेक्स्ट में स्टूडेंट्स हम देखते हैं ये जो लोग हैं एक आइडियोलॉजिकल बैकग्राउंड दे रहे हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट को, और इंडियंस के अंदर एक नेशनल अवेकनिंग लेके आ रहे हैं कि हम सब एक हैं, हमारे इंटरेस्ट एक हैं, हम एक देश को बिलोंग करते हैं, और ये ब्रिटिशर्स जो हैं ये हमारे दुश्मन हैं। ये आइडियोलॉजिकल सीड इन्होंने सो किया, इसको आगे तक हम पानी देते रहेंगे, और ये जब पेड़ बन जाएगा तो फाइनली हमारा फ्रीडम स्ट्रगल तेजी से मास मूवमेंट में कन्वर्ट होगा, और इसका फ्रूट हम रीप करेंगे कब? 1947 के अंदर, जब हमारे को फाइनली इंडिपेंडेंस मिलेगी। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स जब भी हम मॉडरेट्स के बारे में पढ़ते हैं उसमें बहुत बार ऐसा आता है इन्होंने लोगों को यूनाइट नहीं किया, बहुत कम लोग थे, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। लेकिन जब आप प्रॉपरली कोई मेंस का भी आंसर लिख रहे हो, ये तो प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से है, मेंस का भी अगर आप आंसर लिख रहे हो स्टूडेंट्स, तो आप हमेशा पॉजिटिव साइड के ऊपर ज़्यादा फोकस करें। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स, आप देखेंगे कि इन्होंने लोगों को पॉलिटिकल वर्क में मॉडर्न आइडियाज के अंदर ट्रेन किया, उनको जागरूक किया कि देखो भाई दुनिया भर में क्या चल रहा है और हमारे देश की क्या परिस्थिति है, और इस वजह से इनने लोगों को यूनाइट करने में बहुत हेल्प करी। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स, अपनी इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी की वजह से इन्होंने ब्रिटिशर्स का जो एक्सप्लॉयटेटिव कैरेक्टर था उसको दुनिया के सामने, उसको देश भर के लोगों के सामने लाकर रखा, और इसकी वजह से मॉरल फाउंडेशंस हमारी बन गई। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि पॉलिटिकल नॉलेज के अलावा इन्होंने एक मास बेस्ड मूवमेंट जो है उसके लिए एक बेस तैयार कर दिया। जैसा कि मैंने आपको कहा, मॉडरेट फेज को सीड स्टेज कहा जा सकता है इंडियन नेशनलिज्म की, और इस सीड स्टेज में हम सीड जो लगा रहे हैं वो आइडियोलॉजिकल बेसिस का है। अगर हम कोर एकदम कोर अचीवमेंट्स के स्टूडेंट्स हम बात करें कि सॉलिड अचीवमेंट्स क्या हुए हैं मॉडरेट्स के, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देखेंगे इन्होंने एक चीज़ की जो डिमांड करी थी वो ये थी कि भाई इंडियन सिविल सर्विसेज, इंपीरियल सिविल सर्विसेज जो है उसकी एज लिमिट को बढ़ाओ। एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि 1886 के अंदर हमारे पास एक अचिंसन पब्लिक सर्विस कमीशन आती है जो कि इंपीरियल सिविल सर्विसेज के कंडक्टमेंट के अंडर देखती है और मैक्सिमम एज को 23 कर देती है, और ये एक ठोस सक्सेस मानी जा सकती है मॉडरेट्स की। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि 1892 के अंदर इंडियन काउंसिल्स एक्ट का इनेक्टमेंट होता है, जहां पे मॉडरेट्स की जो कंसिस्टेंट डिमांड रही है कि हमारे को लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के अंदर रिप्रेजेंटेशन दीजिए, वो कुछ हद तक सक्सेसफुल हो जाती है। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि हाउस ऑफ कॉमन्स जो कि ब्रिटेन की पार्लियामेंट का पार्ट है, उसमें 1893 में एक रेजोल्यूशन लिया जाता है कि भाई साइमल्टेनियसली हम इंपीरियल सिविल सर्विसेज का एग्जाम लंदन और इंडिया दोनों में करवाएंगे। हाउएवर स्टूडेंट्स, ये रेजोल्यूशन मात्र रेजोल्यूशन ही रह जाता है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि एक्चुअली में एग्जाम जो है 1922 में पहली बार होगा इंडिया के अंदर। इसके अलावा स्टूडेंट्स हमने देखा कि हमारे जो फाइनेंसेस थे देश के, वो फालतू चीज़ों के ऊपर स्पेंड हो रहे थे, और इस वजह से मॉडरेट्स ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई, एंड एज अ रिजल्ट हम देखते हैं वेलबी कमीशन इंडियन एक्सपेंडिचर के ऊपर 1895 में इंडिया आती है, जो कि ये कहती है कि भाई इंडिया का जो एक्सपेंडिचर है उसमें इंडिया हाउस से भी कंसल्टेशन होना चाहिए। हाउएवर स्टूडेंट्स, अनफॉर्चुनेटली इंडिया हाउस के अंदर इंडियंस बहुत कम बैठे हैं, बट इररिस्पेक्टिव इसकी फॉर्मेशन ही अपने आप में एक जीत थी फॉर दी moderates. So these are some core achievements that can be accredited to the work of early nationalists or the moderates. इसके अलावा स्टूडेंट्स हमारी कुछ शॉर्ट कमिंग्स भी थी, कुछ ड्रॉबैक्स भी थे। ड्रॉबैक्स के स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो जो इनका टूल्स थे, प्रेयर्स, पिटिशंस वगैरह, वो ब्रिटिशर्स के कान पे बिल्कुल नहीं पड़ने वाले थे, तो वो एक इफेक्टिव टूल नहीं था ऑल टुगेदर। मोर ओवर स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि आईएनसी की जो अर्लीस्ट फॉर्मेशन है उसके अंदर हमारे पास रूल कौन कर रहे हैं, डोमिनेट कौन कर रहे हैं? मिडिल क्लास इंटेलिजेंसिया। मिडिल क्लास इंटेलिजेंसिया का मतलब कौन हो गया? पढ़े लिखे लोग, जैसे कि डॉक्टर, लॉयर, टीचर, प्रोफेसर, इस तरह के लोग जो हैं वो अभी इसको डोमिनेट कर रहे हैं, और इस वजह से हम देखते हैं हमारी जो मासेस हैं जो कि गांव में बैठी हैं, जैसे कि पेजेंट्स हो गए हमारे, वर्कर्स हो गए हमारे, इनको कोई मेजर रिप्रेजेंटेशन इस टाइम पर नहीं मिल रही है। एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स, एक ब्लेम जो मॉडरेट्स पे लगता है वो ये है कि इनका सोशल बेस बहुत नैरो था, और ये बिल्कुल भी एक्टिवली मास स्ट्रगल नहीं कर रहे थे, सिर्फ प्रेयर्स और पिटिशंस, कॉन्स्टिट्यूशन के रिफॉर्म्स के तहत अपने लिए अचीवमेंट्स लेकर आ रहे थे।
मोर ओवर स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि जो अर्ली नेशनलिस्ट्स हैं, मासेस को इनमें कोई बहुत ज़्यादा फेथ नहीं था, क्योंकि मोस्ट ऑफ देम आर कमिंग फ्रॉम अपर हिंदू कास्ट्स। तो जो हमारे पास लोअर कास्ट के लोग हैं, मुस्लिम्स हैं, ये जो सब लोग थे स्टूडेंट्स, ये बहुत ज़्यादा फेथ नहीं रखते थे अर्ली लीडरशिप के अंदर। और इस वजह से हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा लोग जो हैं इस टाइम पे आईएनसी से जुड़े नहीं। मोर ओवर स्टूडेंट्स, इनकी जो पॉलिसी ऑफ ग्रेजुअलिज्म थी, ग्रेजुअलिज्म माने कि धीरे धीरे प्रेयर, पिटिशन, प्यार से बात करना, पॉलिटिकल मेंडिकेंसी, भीख मांगना एक तरह से ब्रिटिशर्स से, इसने अच्छे रिजल्ट्स यील्ड नहीं किए ऑल टुगेदर। इसी वजह से हम देखते हैं कि 1905 में यंगर नेशनलिस्ट, जिनका उबलता हुआ खून है, वो आगे आते हैं और इनको बोलते हैं अब आप बैठो, अब हम संभालेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने एक केयरफुल एनालिसिस कर लिया ऑफ बोथ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ द मॉडरेट लीडरशिप इन आईएनसी। इररिस्पेक्टिव अगर हम कंक्लूजन दें तो कंक्लूजन ये है कि इनका सबसे बड़ा रोल ये रहा है कि इन्होंने एक आइडियोलॉजिकल बेस बनाया है। अगेन स्टूडेंट्स, जो लड़ने के लिए तैयारी नहीं है उसके हाथ में तलवार देने का क्या फायदा। पहले जिसको आप तलवार दे रहे हो उसे समझाना तो पड़ेगा कि इसका गला काटना क्यों है, और ये काम मॉडरेट्स ने किया था। और फिर हम उसके आगे देखते हैं कि मासेस को मोबिलाइज करते हैं ब्रिटिश एक्सट्रीमिस्ट्स और महात्मा गांधी। यहाँ पे स्टूडेंट्स एक पॉइंट हमें और डिस्कस करना बनता है, वो ये है कि जब आईएनसी इस तरह से अपने मॉडरेट फेज में जागरूकता फैलाने लगती है तो ब्रिटिशर्स का, सरकार का इनकी तरफ कैसा एटीट्यूड होता है। नेचुरली स्टूडेंट्स, डफरिन तो कभी भी खुश नहीं थे कि आईएनसी बन रही है। ये तो एओ ह्यूम ने उनको समझा बुझा के सेफ्टी वॉल्व की थ्योरी देके आईएनसी का फॉर्मेशन होने दिया। इस कॉन्टेक्स्ट में स्टूडेंट्स आप देखेंगे डफरिन जो है वो कांग्रेस को सिडिशन की फैक्ट्री बोलते हैं। सिडिशन का मतलब क्या होता है, वो एक्ट्स जो कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो रही हैं। तो ही वॉज नेवर हैप्पी अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ आईएनसी इन द फर्स्ट प्लेस. Apart from that, students, you will see that they used to use terms for the moderate leaders of INC, such as being seditious Brahmins and disloyal Babus. For that matter, students, Dufferin called them a group of microscopic minority, यानी कि सिर्फ अपर क्लास के लोग हैं जो आके अपना ब्लैबर कर रहे हैं, इंडिया की कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है इसमें। और ये सब जो कमेंट्स इनके आ रहे थे स्टूडेंट्स, आप देखेंगे मासेस पे भी इनका असर पड़ता है और उन्हें भी ऐसा लगने लगा कि हाँ भाई, यहाँ तो सिर्फ अपर क्लास हिंदूज हैं, हमारी कौन सुनेगा। अल्टीमेटली स्टूडेंट्स, इन्होंने डिवाइड एंड रूल का भी बहुत अच्छा यूज़ किया। ये तो बेस्ट टेक्निक थी ब्रिटिशर्स के पास, शुरू से यूज़ कर रहे हैं, जब ये ईस्ट इंडिया कंपनी थे तब से यूज़ कर रहे हैं। डिवाइड एंड रूल के तहत इन्होंने क्या किया, वो सेक्शंस जो आईएनसी को पसंद नहीं करते थे उनको पुश दिया, उनको पेट्रनाइज करना शुरू किया। फॉर इंस्टेंस स्टूडेंट्स, हमारे पास कुछ रिएक्शनरी एलिमेंट्स हैं सच एज सर सैयद अहमद खान, जो कि आईएनसी की फॉर्मेशन और हिंदूज की उसमें डोमिनेंस को देख के घबरा रहे थे। और वो चाहते थे कि भाई मुस्लिम्स जो हैं मैं उनको एजुकेट करूं, ब्रिटिशर्स के क्लोज रखूं और आईएनसी से दूर रखूं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि सरकार सर सैयद अहमद खान को पेट्रनाइज करती हुई दिखती है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स, हमने एक होलिस्टिक डिस्कशन कर लिया है नेशनलिज्म के उदय का और मॉडरेट फेज का। इसमें कौन लीडर्स थे, उनकी क्या आइडियोलॉजी थी, किस तरह के टूल्स उन्होंने यूज किए और कितनी उनको सक्सेस मिली, इवन इफ इट वाज लिमिटेड, हाउ हेल्पफुल और बेनिफिशियल इट वाज। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप अपने प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से याद रखेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारा डिस्कशन कंप्लीट होता है। आई होप यू वर एबल टू अंडरस्टैंड ऑल द टॉपिक्स thoroughly. Students, if you enjoy studying with me, don't forget to like this particular video, and also don't forget to subscribe to our channel so that you can be notified whenever a new video is coming up. Thank you so much again.